आइए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस देखिए आपके सामने दो वर्ड से बना है, गैमेटो एंड जेनेसिस। तो गैमेटो मीन्स होता है गैमेट एंड जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस। तो वी कैन सी अबाउट दैट, यहाँ पर होगा फॉर्मेशन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो हम इसको डेफिनेशन में अगर लिखना चाहिए तो इस तरह से लिख सकते हैं, that biological process by which gamete cells are formed from the gamete mother cell by the meiosis process is called as गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस का जो डेफिनेशन मैंने लिखा, इसमें दो बातें आपको दिख रही है। सबसे पहली बात तो आपको जो डायरेक्ट फोकस हो रहा है वो इस पर हो रहा है कि इसमें गैमेट मदर सेल भाग लेता है और जिससे गैमेट सेल बनता है, और यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है मियोसिस। तो यहाँ पर जो आप स्टेप देख रहे हो कि जैसे ये गैमेट मदर सेल है, तो गैमेट मदर सेल ये रहा, जिसको हम लोग मियोसाइट्स भी कहते हैं। ओके बच्चे, और इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस क्या है, एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल से हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये मियोसिस का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना। गैमेट सेल में हैप्लॉइड होता है गैमेट सेल, तो यहां गैमेट सेल बन गया। सपोज दैट अगर ये 2n है तो यहां पर मियोसिस के बाद ये n हो जाएगा। n रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेल, दैट मींस यू कैन से गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो यहां आपने देखा गैमेटोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस का, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आप देख रहे हैं। अगर हम फीमेल के अंदर की बात करें तो फीमेल में इसी प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। oogenesis। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसका मतलब होगा द प्रोसेस by which formation of sperm तो आपने देखा कि गैमेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस आ रहा है उसमें स्पर्म बन रहा है। अगर हम बात करते हैं oogenesis का, तो हम लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो यहाँ ओवम बन रहा है। तो आपने देखा कि एक तरफ स्पर्म बन रहा है, एक तरफ ओवम बन रहा है। अब इसी चीज को अगर हम जानकारी लेंगे, इसी चीज के बारे में डिटेल जाएंगे, तो हम इसको फ्लो चार्ट डायग्राम से देखेंगे किस प्रकार से स्पर्म बनता है, यानी वहां डिवीजन कैसे होता है एक गैमेट मदर सेल में, और किस तरह से कौन कौन सा डिवीजन होता है और कैसे फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हम देखते हैं इसको। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे हम लोग बात करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, देखिए आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो जब मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन टेस्टिस का लिया था, जैसे ये टेस्टिस है, जब मैंने टेस्टिस को काटा था तो काटने के बाद ट्रांसवर्स सेक्शन लेने के बाद आपने देखा था कि यहाँ पर 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आया। फर्स्ट इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, जिसके अंदर में 2 तरह के सेल आपको दिखे थे। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्यूबॉइडल सेल आपको दिखा था, और इसी बीच बीच में एक लॉन्ग सेल था, कॉलमनार सेल टाइप का था, जिसको हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं। तो बेसिकली ये जो क्यूबॉइडल सेल है इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहला जो सेल होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया जो ये सेल देख रहे हो, ये क्यूबॉइडल शेप का होता है, क्यूब लाइक होता है।
अब इसमें एक स्टेप होता है सेल डिवीजन का, माइटोसिस। तो माइटोसिस होने के बाद ये सेल दो भागों में बांट लेता है। और आपको पता है जब भी माइटोसिस होगा तो उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अगर स्पर्मेटोगोनिया 2n है तो हमारा ये भी सेल क्या होगा, 2n होगा। तो यहाँ पर माइटोसिस बनने के बाद जो पहला सेल बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ देखिए ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से इसमें डिवीजन होगा। तो अब जो डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा। तो मियोसिस फर्स्ट आएगा। तो मियोसिस फर्स्ट आने के बाद, जब मियोसिस 2 स्टेप में होता है, आपने देखा था 11th क्लास में मैंने बताया था कि मियोसिस सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है और मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन, वो माइटोसिस के ही जैसा होता है। आप मेरे क्लास 11th के लेक्चर में जाके देख सकते हैं इस चैप्टर को। आइए देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा। ये सेल डिवाइड करेगा फिर से 2 भागों में। तो 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से ये 2n की जगह क्या आ जाएगा, n। तो ये सेल हैप्लॉइड हो जाएगा, ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये सेल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। आप समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली मेल के टेस्टिस में होता है। ये मेल का टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अंदर होता है और एक खास टेम्परेचर पर होता है। कहा जाता है कि ये हमारे बॉडी के बाहर होता है। क्यों बाहर होता है, एक्सटर्नल जो कह सकते हैं आप कि ये एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में एक स्क्रोटल सैक के अंदर होता है। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पर स्पर्म बनता है, इसलिए ये बॉडी के बाहर होता है। अब मैं बात करूंगा इसका, जब टीएस लिया था तो यहाँ पर आपने देखा था कि टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर के 3 ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं। एक जो आप देख रहे हो जिसका नाम क्यूब लाइक है, क्यूबाइडल है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और एक जो लंबे तरह का सेल है उसको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल। दोनों का फंक्शन है स्पर्म बनाने के दौरान। देखिए आइए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे ये स्पर्मेटोगोनिया सेल का माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 सेल बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाए जो कि 2n। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये 2 सेल फिर से बनाया जिसका नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब देखिए फिर से यहाँ क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड होने के बाद अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किसमें कन्वर्ट होगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो अब कन्वर्ट होगा मियोसिस, जो कि इक्वेशनल डिवीजन है। तो अब यहां से बनेगा स्पर्मेटिड्स। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद जो सेल बनते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ स्पर्मेटिड्स बना। अब बताओ ये अगर यहाँ पे n है तो मियोसिस सेकेंड क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा n और n। तो n यानी ये हैप्लॉइड सेल है स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स में एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें एक स्टेप होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। तो ये जो सेल आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो आपने देखा किस तरह से स्पर्म सेल का फॉर्मेशन मेल के टेस्टिस के अंदर होता है और उस दौरान कौन कौन से सेल डिवीजन देखने को मिला आपको। सबसे पहले माइटोसिस, फिर 2 स्टेप में मियोसिस दिखा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। अब इसी चीज को हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल कि आखिर इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो आइए मैं बताता हूं हार्मोनल कंट्रोल। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको यहां पर जो हार्मोनल होता है GnRH, बेसिकली ये है क्या, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग
हार्मोन ये हमारे हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो हमारे ब्रेन में जो कॉर्पस कैलोसम एक फाइबर है फोर ब्रेन में, उसी के नीचे में 3 ग्लैंड होते हैं, जिसमें एक पिट्यूटरी है, एक हाइपोथैलेमस, एक इपीथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्टली जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी के हार्मोन को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जहां से बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को, डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो ये जो हार्मोन है इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो आपने ये हार्मोन देखा, राइट? ये जो हार्मोन है बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये एक्शन कहाँ करता है? तो ये एक्शन करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी किस भाग पर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग पर। तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को हम कहते हैं अग्रभाग यानी एंटीरियर लोब, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है वो आपका पश्च भाग होता है यानी पीछे का भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक पोस्टीरियर लोब कह सकते हैं आप इसको। तो एंटीरियर लोब के अंदर एक और पार्ट आता है जिसका नाम पार्स इंटरमीडिया है। तो आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है उसी पर एक्शन करता है, एंटीरियर लोब पर। तो एंटीरियर लोब पर जब ये एक्शन करेगा, तो एक्शन करने के बाद अब एंटीरियर लोब से 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं। बेसिकली गोनैड नाम जब भी हम पढ़ेंगे तो गोनैड कहते हैं टेस्टिस और ओवरी को। तो यहाँ पर 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन एफएसएच है और दूसरा एलएच है। एफएसएच का अगर फुल फॉर्म हम जानते हैं तो एफएसएच को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या है? ये दोनों हार्मोन जो है आपको गोनैड्स हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सेक्रेट हो रहा है। और ये कब होता है? जब आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्शन करता है तब ये होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये एफएसएच और ये एलएच हार्मोन आ गया। अब एफएसएच का फुल फॉर्म भी लिख देते हैं ताकि आपको आसानी होगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपने देखा यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये हार्मोन का क्या रोल है, इस हार्मोन का क्या फंक्शन है। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। एलएच हार्मोन जो है ये एक्शन करता है, सबसे पहले ये स्टिमुलेट करता है, यानी आपके टेस्टिस के अंदर जो ये सेल है, यानी आपके टेस्टिस के अंदर जो इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर में कुछ स्पेशल सेल होता है जिसको लेडिक सेल्स कहते हैं। तो इस लेडिक सेल्स पर ये एक्शन करता है, इसका नाम है लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। तो आप देखेंगे ये लेडिक सेल्स है, इस पर एक्शन करता है कौन? एलएच। तो एलएच किसको स्टिमुलेट कर रहा है? लेडिक सेल्स। और मैं आपको बता दूं लेडिक सेल्स को बेसिकली हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, इसलिए एलएच का दूसरा नाम होता है आईसीएसएच। तो आपको मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। और आप जो ये देख रहे हो इसी वजह से इस हार्मोन का नाम भी पड़ जाता है आईसीएसएच। आईसीएसएच का मतलब हुआ इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए ये एक्शन कहा किया लेडिक सेल्स पर, तो लेडिक सेल सेक्रेट करता है एंड्रोजन। इस एंड्रोजन के कारण यहाँ हार्मोन आ गया एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन जो हार्मोन आया, अब ये किसको स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। ये जो स्पर्म बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया सेल से, ये स्पर्म को बनने में ये हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो यहां से आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया। लेकिन जो दूसरा हार्मोन है एफएसएच, आपको उसके बारे में भी जानना होगा कि आखिर इसका क्या काम है। तो एफएसएच के बारे में अगर हम बात करें तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है आपको एक, ये जो सर्टोली सेल देख रहे हो इसको स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया, सर्टोली सेल को जैसे करेगा तो सर्टोली सेल कुछ फैक्टर रिलीज करेगा।
रिलीज सम फैक्टर। अब देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं इसको अच्छे से, ये कुछ फैक्टर रिलीज करेगा। अब ये फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यहां पर आप देख रहे हो कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है ये फैक्टर। ये फैक्टर किसको स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट करेगा स्पर्मियोजेनेसिस को। तो बच्चे अभी जो मैंने डिस्कशन किया कि हार्मोनल एक्टिविटी क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, हार्मोनल एक्टिविटी पर हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से हार्मोन का क्या रोल है और वो कैसे स्पर्म को मेंटेन करता है, हार्मोनल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप लोगों ने यहाँ पर दो बातें तो सीख ही लिया बच्चे। सबसे पहली बात तो आपने ये सीखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता क्या है, ये कहाँ होता है, मेल के टेस्टिस के अंदर, कितने टेम्परेचर पर होता है। तो मैंने कहा बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पर होता है, और इसके दौरान कौन कौन से स्टेट होते हैं वो आपने देखा। अब इसी चीज को समझने के लिए साइड बुक में अगर आप एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं तो वहां पर डिस्कशन किया जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेट में होता है। जैसे सबसे पहला जो स्टेट है मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है, जैसे देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, आप देख रहे हो ये सेल मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पर जो सेल है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ग्रोथ फेज, क्योंकि यहाँ पर इसको न्यूट्रिशन देता है सर्टोली सेल। न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल जब न्यूट्रिशन देगा तो ये कहलाएगा हमारा ग्रोथ फेज। क्या कहलाएगा? ग्रोथ फेज। तो आपने देखा ग्रोथ फेज दूसरा फेज है। और तीसरा फेज जो आप देख रहे हो बच्चे वो ये है कि ये जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, यहाँ पर मैच्योरेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो स्टेट है दिस इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। तो आपने देखा कि किस तरह से एक स्पर्म जो है वो बनता है टेस्टिस के अंदर, और फिर हार्मोनल एक्टिविटी भी आपने देखा। ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे oogenesis। तो आइए हम बात करते हैं oogenesis पर भी कि oogenesis क्या है। देखिए oogenesis को समझने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी पॉइंट को भी आप देखेंगे जाकर के, क्योंकि वहां पर कुछ स्टेप जो है वो फीटल लाइफ में ही हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले हम oogenesis के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चे oogenesis क्या है, तो oogenesis पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं oogenesis पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं oogenesis पर। देखिए बच्चे oogenesis के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये oogenesis क्या है, तो जो डेफिनेशन आपने देखा था द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वहां स्पर्म बन रहा था, यहाँ ओवम बनेगा। तो ओवम कैसे बनेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग oogenesis कहेंगे। लेकिन oogenesis से पहले हमें एक टॉपिक और डिस्कशन करना है, वो है स्पर्म का डायग्राम। तो आपको स्पर्म के डायग्राम को भी थोड़ा सा जानना होगा। तो आइए पहले हम स्पर्म के डायग्राम को देख लें। देखिए हम जब भी देखेंगे तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे स्पर्म। आपको पता है कि जब मेल का इजैकुलेशन होता है, जब मेल के बॉडी से स्पर्म बॉडी के बाहर जाता है, तो उस समय लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है। मीन्स कह सकते हो आप 20 से 30 करोड़ स्पर्म। तो उस स्पर्म का जो अमाउंट होता है वॉल्यूम बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है, लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा संख्या में सेल होना, तो उसे देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी या किसी ऐसे हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप का, जिससे आप उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं लैब के अंदर। आइए हम देखते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए स्पर्म तो जानते हो ये मेल गैमेट है जिसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पर्म के बारे में आप थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी ले लो। ये क्या है, मेल हैप्लॉइड गैमेट सेल।
इस सेल का फंक्शन क्या है, ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो स्पर्म के डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से हेड बनाएंगे और हेड के बाद आप नेक रीजन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से आप मिडिल पीस बनाएंगे और मिडिल पीस के बाद फिर ये टेल की तरफ ऐसे जाकर के ये मुड़ जाएगा। तो आपने देखा स्पर्म बनाना कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पर ये आप ऐसे करेंगे, ये आपका न्यूक्लियस है, यानी स्पर्म का ये न्यूक्लियस है जो हैप्लॉइड होता है, एन होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होगा 23 होगा, ह्यूमन का है तो 23 होगा। अब ये पूरी तरह से जो है ये क्लॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ये क्लॉड लाइक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं बच्चे, ये क्लॉड लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, ये है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम क्या होता है, तो ये एक्चुअली गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्जी बॉडी। तो आपने देखा कि गोल्जी बॉडी का ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है, यानी इसका फंक्शन क्या है, जैसे गोल्जी बॉडी का सेल के अंदर क्या फंक्शन होता है, सेक्रीशन करना, कोई भी वेस्टेज को बाहर निकालना, ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प करना। तो जस्ट लाइक यहाँ पर जो एक्रोसोम है इसका फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी बना गोल्जी बॉडी से है लेकिन फंक्शन इसका होता है क्या, तो ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। जो ओवम का जो वाल होता है जैसे जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा या और भी लेयर होता है, उसको ये क्या करता है, वो डैमेज करता है, पेनिट्रेट करता है, ये एंजाइम रिलीज करता है। उस एंजाइम का नाम स्पर्म लाइसिन है और वो फिर फर्टिलाइजेशन ताकि स्पर्म इजिली ओवम के अंदर जा सके। तो एक्रोसोम का रोल ये होता है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस के ठीक नीचे जो पार्ट है ये नेक रीजन होता है, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल। एनिमल सेल होगा तो न्यूक्लियस के पास सेंट्रोसोम होगा और सेंट्रोसोम होगा तो सेंट्रियोल होगा। तो ये रीजन जो है ये पूरा का पूरा हेड होता है, ठीक है, और ये रीजन पूरा का पूरा नेक होता है। तो आपने देखा, और यहां से लेकर के यहां तक ये मिडिल पीस है, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल पीस। अब इस मिडिल पीस के अंदर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए फिर इसको हमें हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इसे एनर्जी देता है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो है ये क्या है, टेल है। टेल जो होता है बेसिकली ये फ्लैजला की तरह वर्क करता है, इसलिए हम इसे फ्लैजला भी कह सकते हैं। इसका काम है मूवमेंट में हेल्प करना। तो आपने देखा कि स्पर्म, ये जो स्पर्म है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, ड्रॉ लेबलिंग डायग्राम ऑफ स्पर्म। और इवन नीट एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा ये डायग्राम, और जहां पर ये मैंने मेंशन किया एक्रोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे नंबरिंग कर देगा 1 2 3 4, और फिर ऑप्शन में दे देगा कि पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा 1 क्या है, 2 क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में, नीट एग्जाम्स में भी रह सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली है, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको VBI लगा सकते हो। तो इसे 1-2 बार नहीं, कई बार 10 बार 15 बार आप इसे प्रैक्टिस कर लेना अपने कॉपी पर। तो आपने देखा स्पर्म के बारे में।